आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी इंग्लिश की और एसएसटी की वर्कशीट आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले इसे आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट है लिख लेंगे, 8th क्लास, अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एसएसटी की इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, मैच द पिक्चर्स, नाउन ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड ऑन द राइट। राइट में जो आपके वर्ड्स हैं उनको आपको नाउन से मिलाना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखाऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक्स दे दिया है। अब देखिए नाइफ क्या होता है, नाइफ होता है शार्प यानी धारदार। प्लो, प्लो माने तकिया, तकिया क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, केक, केक क्या होता है, अब देखिए आप ये मिला लेंगे क्योंकि केक का जो है वो नीचे है, तो हम थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। केक, केक का क्या होता है, स्वीट, केक मीठा होता है। प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। सन क्या होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक, तो केक क्या हो गया आपका स्वीट, प्लांट क्या हो गया ग्रीन, सन क्या हो गया ब्राइट। इसके अलावा आपका ब्रिक हो गया हार्ड यानी ईंटें जो है वो हार्ड होते हैं, नाइफ हो गया शार्प और प्लो हो गया सॉफ्ट। ओके, अब आपके अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। अब आपको नीचे देखिए ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए। सारे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, लेकिन कुछ वर्ड्स है जिन्हें आप लोग को यूज करना है। ठीक है, चलिए इससे पहले यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर, नाउन एंड ऑन द लेफ्ट। अब देखिए जो राइट में आपको वर्ड्स दिए गए, डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके नाउन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इनके अकॉर्डिंग आपको ऊपर हेल्प से भरना है। इसके अलावा यहाँ लिखा है द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जो वर्ड्स आप ऊपर यूज करेंगे टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, और अ प्रोनाउन, ठीक है, या कोई प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ये सारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है नंबर 1, राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब अ रोज। एक रोज यानी गुलाब के फूल को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कहेंगे कि वो गुलाबी है, खूबसूरत है और वो खुशबूदार है। ठीक है, इसी तरह से राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए मैं क्या लिखूंगी कि मैं एनर्जेटिक हूँ यानी बहुत जल्दी सारा काम करती हूँ, फुल ऑफ एनर्जी हूँ, है ना। हॉनेस्ट हूँ यानी ईमानदार भी हूँ, और कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे नंबर आपके चेंज कर दिए हैं इन्होंने, तो इसे आप लोग सही कर लेंगे। अब लिखा है राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। अब आपको आपका फेवरेट फूड जो है उसको बताने के लिए 3 वर्ड बताने। अब जैसे मेरे फेवरेट फूड जो है वो है कुरकुरे, यम्मी, टेढ़ा मेढ़ा टकाटक कोई भी कुरकुरे मिल जाए, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब देखिए वो क्या होते हैं, स्पाइसी होते हैं। इसके अलावा आपके यम्मी होते हैं और क्रंची भी होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे कि ये स्पाइसी है, क्रंची है और इसके अलावा टेस्टी भी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लिखा है राइट 3 वर्ड डिस्क्राइब योर मदर और फादर। पापा या मम्मा में से किसी एक का आपको लिखना है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, मेरे मम्मी पापा दोनों हेल्पफुल है, मेरी हमेशा मदद करते हैं, केयरिंग है। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिव है यानी जो मैं कहती हूँ मुझे हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करा। आप अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, नीचे हेल्पिंग बॉक्स में आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, आप उनकी मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। आप जो कपड़े पहने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ आप 3 चीज़ें बताएं। जैसे मैंने बताया मेरे कपड़े साफ हैं, वेल स्टिचड है यानी अच्छे से सिले हुए हैं, और रेड या एनी कलर यानी मेरा तो ब्लू कलर का सूट है इस वक्त जो मैं पहले बैठी हूँ, तो क्या है, ब्लू। अब आप क्या पहने बैठे हैं, आप अपना लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ये देखिए ये बॉक्स है ना, इसकी मदद से जैसा अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि इसकी मदद से आप और ज़्यादा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, सर्कल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है आपका विशेषण जो किसी की अच्छाई या बुराई को बताए, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अब यहाँ आपको ये एक पैराग्राफ टाइप का दिया गया है 3 लाइनों का, इसके अंदर से आपको एडजेक्टिव्स को छांटना है और उसके बाद नीचे दी गई जगह में आपको वो एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग आंसर शीट से ही पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है ना। अब बच्चा क्या है, छोटा है। ठीक है, नेम्ड राजू, उसका नाम क्या है, राजू। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिटिल हो गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। अब कैसे जैकेट पहने, गरम।
तो इसलिए हमने लिख दिया एंड वेंट आउटसाइड हिज कॉज होम, यानी अब वो अपने घर से कहाँ जा रहा है, घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, अब रात कैसी है, ठंडी है। तो हमने क्या लिख दिया, कोल्ड। अब नाइट तो बिल्कुल जनरल भी नाइट हो सकती है, सिंपल सी, लेकिन क्या है यार बताया गया है कि कैसी रात है, ठंडी रात है, ठीक। विद अ क्लियर स्काई, यानी एक साफ क्लियर आसमान के साथ, ठीक है। अब क्या लिखा है, द स्टार वेयर ब्राइट, यानी कि जो तारे हैं वो क्या चमक रहे हैं, है ना। ही लुक्ड एट अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, सडनली। तो अब देखिए ब्यूटी यहाँ पे क्या आ गया आपका, ब्यूटीफुल भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सडनली ही सी अ शूटिंग स्टार, अब देखिए स्टार देखना एक आम बात है, लेकिन एक शूटिंग स्टार देखना क्या हो गया, ये उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई वंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपके जो लिए लिख दिए हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख के लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या लिखा है, एंड एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये नाउन से हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, उसकी अच्छाई या बुराई बताने के लिए उससे पहले लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म, सॉरी अभी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम लोग देख लेते हैं एसएसटी की वर्कशीट को। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, इसको पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, टीचर्स के नेम डाल देंगे जो भी आपके टीचर हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट सब आप लोग लिख लेंगे। वर्कशीट नंबर 10 लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3, ठीक है। अब आपको हम लोग पढ़ाएंगे कि संविधान में कौन कौन सी और लक्षण है, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हुई हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो संविधान में है वो है हमारे फंडामेंटल्स राइट, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, सिविल राइट्स वेयर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India called fundamental rights। इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अपनी ताकत का मिसयूज ना करे, यानी गलत इस्तेमाल ना करे, कहाँ, आज़ाद भारत में। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी उन्होंने हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए, जिसके तहत हम सब एक बराबर हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है, कोई कुछ भी करे। लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम हर चीज़ के लिए आज़ाद है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या किसी का बुरा चाहने के लिए कभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। उसके खिलाफ अलग कानून है, जिसके तहत अगर हम किसी को परेशान करते तो हमको अलग से पनिश किया जाएगा, यानी अलग से हमें सज़ा दी जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। आप आज़ाद सिर्फ उस हद तक है जिस हद तक आप अपने आप का फ़ायदा करें और आपके चलते किसी का नुकसान ना हो। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। The Constitution protect the right of individual before the state or other, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे राइट्स, यानी राइट्स किसे कहा जाता है, अधिकार, है ना, हमारे अधिकारों को बचाता है, चाहे वो अकेले में हो, चाहे वो स्टेट हो या किसी के सामने हो, वो हमेशा हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, और ये चीज़ ये उसके हिस्से का एक मतलब उसका एक हिस्सा है। अ सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो इनकरप्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी सो दैट सोशल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स कैन बी थॉट इन द स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो सके कि कोई किसी के साथ इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके तहत या किसी भी तरह से आपके साथ कोई मिसबिहेव करे या आपके साथ कुछ गलत काम करे, कि आप से काम करवाए, आपको पैसे ना दे, आप गरीब हैं तो आपकी पिटाई लगा दे, तो इस तरह से कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, इंडिया में किस टाइप के, किस प्रकार के हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हम बता दें आपको, इंडिया में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, जो बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है वहाँ के फंडामेंटल राइट्स और वहाँ की नेशनलिटी ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ तो ये 6 मौलिक अधिकार मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे ही मैं पैदा हुई हूँ वैसे ही ये 6 अधिकार मुझे मिल गए हैं। अब अगर इन अधिकारों के साथ कोई गलत करता है मेरे, तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ। ओके तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये आपके जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि बर्थ से आपके साथ दिए गए अधिकार है। अब यहाँ 6 अधिकार है, तो देखिए 6 को लिखा गया है।
फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये आपके राइट्स के नेम में जो आपको दिए गए, अभी पढ़ के बताऊंगी, ये उनकी मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, कि हम सब बराबर हैं। तो देखिए क्या लिखा, ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की आंखों में, कानून की नज़रों में सारे इंसान बराबर है। इट्स मीन नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, यानी कि किसी भी इंसान को उसके मजहब या उसकी जाति या उसके लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के भी खिलाफ। ठीक है, इसका मतलब हम सब बराबर हैं। अगला क्या है, राइट टू फ्रीडम, यानी आपको स्वतंत्रता की आज़ादी है, यानी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए कहीं भी आइए। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या है, द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट फ्रॉम टू एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली और रिसेट इन एनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी आप बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हैं, किसी के साथ भाषण दें, किसी के साथ कहीं भी आए जाएं, अकेले जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमें अपने देश में। दुनिया के लिए तो आपको खैर पासपोर्ट लगता है, सॉरी, देश में कहीं पे भी आए जाएं। और इसके अलावा आपको राइट है, यानी आपको अधिकार है कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने का, कुछ भी करने का, कोई भी बिजनेस, कोई भी पेशा इख्तियार करने का। ठीक है, तो चलिए आपका तीसरा अधिकार पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यानी कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका शोषण करता है, शोषण कैसे, देखिए क्या लिखा, इट इंक्लूड क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाना, यानी कि जैसे लोगों को शोषण करना, कि उनसे काम करवा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना लिया, कि अपने घर में बंद करके रख लिया, सारा काम करा रहे हैं, फटे नीचे कपड़े दे रहे हैं, इस तरह से इसके खिलाफ आप एक्शन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपने मजहब को मानने का, उसको बढ़ावा देने का आपके पास पूरा अधिकार है। एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू पार्टिसिपेट, प्रोफर एंड प्रोपिगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि वो अपने मज़हब के रिलीजन को मान सकता है, बढ़ावा दे सकता है। उसके लिए आगे चल के कोई भी अगर मतलब जैसे धार्मिक स्थान खोलना चाहे, बनाना चाहे, तो वो कर सकता है अपनी पसंद से। ठीक है, यानी अगर कोई मुस्लिम है, वो किसी और मज़हब को मानना चाह रहा है या उसके साथ कोई मतलब किसी और मज़हब को बढ़ावा देना चाह रहा है, तो कोई उसे नहीं रोकेगा। जैसे कोई हिंदू है, वो मुस्लिम होना चाह रहा है, तो कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों मुसलमान हो रहे हो। या अगर कोई क्रिश्चियन है और वो सोच रहा है कि मैं मंदिर बनवाऊँ, तो कोई उससे ये नहीं कहेगा कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे हो। ठीक है ना, तो क्या है, लेकिन देखिए फिर मैं वही बात बोलूँगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक जब किसी और को उससे नुकसान ना हो। ठीक है, अगर किसी की फीलिंग उससे हर्ट होती है तो वो आपके लिए गलत है, फिर उसके लिए आपके ऊपर केस भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिक शिक्षा को पढ़ा सकते हैं और किसी और से पढ़वा भी सकते हैं, है ना। तो जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, जैसे अब आप हैं, आप जिस मज़हब के भी होंगे, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको उस मज़हब से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ने को कहते होंगे, हो सकता है कोई क्लास में भी भेजते हों आपको। तो क्या है कि कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप नहीं पढ़ सकते। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल माइनॉरिटीज़, यानी जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ किसे कहा जाता है, जो किसी देश में कम मात्रा में हो। अब जैसे हमारे देश, ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो अब अगर हम यहाँ पे एक डॉट से ये एक रेखा बनाए, इसमें कम से कम हमारे ना करके भी हम मान सकते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारे जो हैं, मतलब मान लीजिए चलिए 45% भी मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो गए हिंदू, लेकिन उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब क्या है, ये थोड़े मतलब कम हैं। तो जो कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। ठीक सॉरी, आज बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने मज़हब को मान सकते हैं, अपनी लैंग्विस्टिक बोल सकते हैं, यानी अपनी भाषा को सीख सकते हैं, और उसके तहत अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे मंदिर में खुले होते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, या मस्जिद के किनारे एक मदरसा खोला जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। और
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कहा जाता है, ये डेवलप जो है ये यानी आप अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियम्स, यानी कि अब आपको बोलते हैं कि ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? अब इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं कि जो आपके ये अभी तक आप ऊपर से लेके 5 अधिकार पढ़ते हुए आए ना, ये इन 5 अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, यानी अगर इनमें से किसी के भी खिलाफ आपको लगता है कि मेरा इसका हनन हो रहा है, मुझे कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, या मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था वहाँ किसी और को ले लिया गया, मुझे नहीं लिया गया क्योंकि मैं लड़की थी, तो आप इस वाले राइट के अकॉर्डिंग जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं उसके खिलाफ। हाँ भैया, जो ज़रा कोर्ट में मिलते हैं अब तुमसे। क्यों? क्योंकि ये राइट जो है ना ये वाला, ये हमारी ऊपर के 5 राइट्स की रक्षा करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, यानी उसको तोड़ा जा रहा है, आपके खिलाफ कोई जा रहा है, तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के अंतर्गत आप जाके केस कर सकते हैं। ओके, कोर्ट में जा सकते हैं। सेम, अब चलिए यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको छो के छो समझ में आ गए होंगे। देखिए मेरे थोड़ा सा हलक में प्रॉब्लम हो जाती है ये धुएं वगैरह से, तो इस वजह से मुझे थोड़े पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। मेरा मतलब आपको वीडियो देना नहीं, मेरा मतलब है आपको पढ़ाना, ताकि जब आप निकले ना तो आपको लगे कि वाकई सनराइज स्टडी की मैम ने कुछ पढ़ाया था, आज तक याद है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है आपका सर्कुलरिज्म, ये क्या होता है? देखिए सर्कुलर माइंडेड आपने सुना होगा। सर्कुलर का मतलब होता है कि जो किसी भी मज़हब को या धर्म को किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना करे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर मीन दैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियस एज अ स्टेट रिलीजन, यानी कि कोई भी शहर, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य किसी एक मज़हब को लेके ये नहीं कह सकता कि दिल्ली हिंदू राज्य है या लखनऊ मुस्लिम राज्य है या हैदराबाद क्रिश्चियन राज्य, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी राज्य है सबके लिए इक्वल है, सबको वहाँ पे बराबर समझा जाएगा। ठीक है, उसको ही कहा जाता है सर्कुलरिज्म। दैट इज ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट, यानी हर स्टेट के लिए सारे मजहब बराबर होने चाहिए। इंडिया इज अ सर्कुलर स्टेट, यानी जो हमारा इंडिया है वो एक सर्कुलर स्टेट है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका ये देखिए पहला आपकी एक्टिविटी यहाँ दी गई है आपको, राइट द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू दिस। अब आपको इनसे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट है वो यहाँ सामने लिखना है। तो ये मैं सारे एक साथ आपको दिखाऊंगी, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड ईटिंग बाय मी विद माई फ्रेंड, यानी कि मुझे खेलने का, पढ़ने का, खाने का अधिकार है अपने दोस्त के साथ। तो ये क्या हो गया आपका समानता का अधिकार, कि हम सब समान हैं। आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, मैं किसी भी इस कंट्री की किसी भी स्टेट में रह सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद क्या लिखा है, आई एम लेस देन 14 ईयर्स, यानी मैं 14 साल से कम हूँ। नो वन कैन गेट मी अ वेज, यानी कि कोई भी मुझे नौकरी पे नहीं लगा सकता, कोई भी मुझसे काम नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला आपका क्या है, आई एम फ्री फॉर फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपेगेट, यानी मुझे अपने मज़हब को मानने की और अपने मज़हब को बढ़ावा देने की पूरी आज़ादी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट माई कल्चर, यानी मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपने कल्चर को बचाऊँ और उसको आगे बढ़ने में मदद करूँ। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जो ये वाला होता है ना, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इन सबके आंसर एक साथ देख लेते हैं। 1 2 3 4 करके मैंने लिख दिए हैं, तो आप चारों के यहाँ से क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर आप आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए पहले में क्या लिखेंगे, राइट टू इक्वलिटी। दूसरे में क्या लिखेंगे, राइट टू फ्रीडम। तीसरे में क्या लिखेंगे, राइट टू अगेंस्ट एक्सपोनेटिंग। ठीक है, और चौथे में क्या लिखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है आपका, कल्चरल, सॉरी ये देखिए ये डी और ई आपको नहीं लिखना है। ओके, ये यहाँ का डी और ई आ गया होगा। ठीक है, एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पांचों को लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिविल राइट्स वर इनिशिएट इन द कॉन्स्टिट्यूशन in order to avoid the misuse of power of state in independent India, the
कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कोई भी सिविल यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी पावर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए आज़ाद भारत ने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, जो कि अभी हम लोग अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है ना। तो कितने दिए गए हैं अभी हम पढ़ के आए, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए उनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप यहाँ से उतारें। चलिए आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ से आंसर लिखेंगे, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन संविधान में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कौन कौन से आपके देखिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और उसके बाद क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिडीमेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 6 के 6 लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई इज अवर कंट्री कॉल सर्कुलर। यानी हमारी कंट्री को सर्कुलर यानी धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। उससे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर्कुलरिज्म है क्या। तो सर्कुलरिज्म का मतलब होता है, मीन दैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियन एज ए स्टेट रिलीजन। यानी किसी भी मज़हब को वो किसी राज्य का मज़हब नहीं बना सकती। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब ये है कि ऑल रिलीजन जो हैं वो इक्वल होना चाहिए स्टेट की नज़र में। सो इंडिया इज़ ए सर्कुलर स्टेट। इसीलिए हमारा इंडिया जो है वो एक सर्कुलर स्टेट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे हर मज़हब को बराबर कहा जाता है, कोई भी मज़हब छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है, वो इसलिए कि जो लोग नीचे जाति के थे या जो पीछे थे उनको आगे लाना ज़रूरी था। ठीक है, उसके लिए रिजर्वेशन हुआ, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। ठीक, लेकिन कभी भी आपके साथ किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा। रिजर्वेशन एक अलग चीज़ है और डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कभी कंफ्यूज हो जाए आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन नेसेसरी। यानी कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी नागरिक के लिए ज़रूरी क्यों हैं, क्यों वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉर सिटीजन आर इनिशियल बिकॉज, इसलिए ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को वो बचा के रखती है किसी भी बुरी प्रभाव से। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जो प्रिवेंट हैं, जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारा शोषण कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके ऑटोरियंस है यानी कि तानाशाह लोग है ना। देखिए क्या होता है, अगर अभी हमारे पास राइट है, अगर कोई मुझे अभी कुछ कहेगा तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जब मुझे राइट ही नहीं होगा कि किसी के कोई मेरे खिलाफ बोले तो मैं उसके पास उसकी कोई कंप्लेन कर पाऊँ, तो क्या होगा, जो ताकतवर होंगे वो ताकतवर बनते चले जाएंगे, और जो बेचारे गरीब होंगे, जो कम ताकतवर होंगे, जो सीधे लोग होंगे, कहेंगे छोड़ो क्या लड़ाई झगड़ा करें, तो बाकी लोग उनको दबाना शुरू कर देंगे। होगा नहीं होगा ये। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्वतंत्र राज्य के लिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में पापा है ना, तो क्या है कि अगर कोई भाई या बहन शैतानी करता है सॉरी, तो पापा उसकी पिटाई लगाते हैं ना। अब अगर मान लीजिए पापा कहे नहीं जो जी मैं जिसके करता रहो, तो क्या होगा, जो बड़े भाई हैं वो छोटे भाइयों को अच्छे से धो लेंगे और बाद में कोई कुछ करेगा भी नहीं उनका। सेम इसी तरह से घर में भी और देश में भी हर जगह नियम और कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए इस तरह से ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। और इसी के साथ अगर वाकई आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी मज़े के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, मेरा काम आपको वीडियो देना नहीं, आपको पढ़ाना है। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ अच्छे से, तो आप लोग इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे हेल्प ले सकें और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सारी वीडियोज़ हर क्लास की पहले से पहले मिल सकें। इसके अलावा देखिए
आप 8th क्लास के हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप लोग अगर फ्री टाइम में हो तो 6th और 7th की भी वीडियो देखा करें, ताकि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो सके, यानी आप और इम्प्रूवमेंट कर सके अपने अंदर, है ना। कभी कदार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और हमें टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम या तो समझ नहीं पाते हैं, या टीचर आज की क्लास ली और कल की क्लास ली और बीच में वो कुछ चीज़ें बताना हमें भूल गए, उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमने ये चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पढ़ाया, सिमिलरली सेक्शन ए में आपको पढ़ाया, सेक्शन बी में किसी और को पढ़ाया, अब उन्हें याद नहीं है कि मैंने सेक्शन ए में क्या पढ़ाया था, है ना। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग अगर फ्री टाइम में हो, आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग अपनी वर्कशीट देखने के अलावा 6th और 7th क्लास की वर्कशीट को भी देखा करें, ठीक है, ताकि आपको अपना पीछे का जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होता रहे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।